नमस्कार। मुद्दा तो है, मैं आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनोज वर्मा। आज मुद्दा है दंगल में दिग्गज। जैसे जैसे मतदान की घड़ी नज़दीक आ रही है, मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार तेज होता जा रहा है। शनिवार को एमपी में दिग्गजों ने हुंकार भरी। पीएम मोदी ने रतलाम में सभा की और कांग्रेस की घोषणाओं को फिल्मी बताया। साथ ही कपड़े फाड़ने वाले बयान पर भी तंज कसा। तो अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस आई तो लाडली बहना योजना बंद हो जाएगी। इधर कांग्रेस की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे ने बालाघाट में सभा की और बीजेपी पर आरोप लगाया कि वो ईडी-आईटी के जरिए डराने की कोशिश कर रही है। लेकिन अब सवाल ये है कि दिग्गजों के प्रचार प्रसार का असर जनता पर कितना पड़ेगा और किसके आरोपों पर इस बार वोटर्स विश्वास करेंगे। सवाल तो ये भी है कि क्या दिग्गजों के सहारे बीजेपी और कांग्रेस अपनी नैया पार लगा पाएंगी। आज इन्हीं सवालों को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में दिग्गजों ने भरी हुंकार, एक दूसरे पर किए कई वार। प्रदेश में तेज हुआ चुनाव प्रचार। शनिवार को देश के दिल मध्य प्रदेश में दिग्गजों ने हुंकार भरी। 15 दिन में तीसरी बार मध्य प्रदेश आए पीएम मोदी ने रतलाम में जनसभा को संबोधित किया और निशाने पर कांग्रेस को लिया। वही ग्वालियर चंबल पर बीजेपी का खासा फोकस है, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिवपुरी के करेरा में सभा की और कमलनाथ को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वो आने वाले नहीं हैं, आ गए तो लाडली बहना बंद हो जाएगी। शाह यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी 4C के फॉर्मूले पर चलती है। इसके बाद उन्होंने इस फॉर्मूले का मतलब भी समझाया। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी भिंड के गोहद में प्रचार किया और भिंड के लोगों को दमदार बताया। कांग्रेस के नेता फिल्मी है, कांग्रेसियों के डायलॉग भी फिल्मी है, कांग्रेस की घोषणाएं भी फिल्मी है, और जब किरदार फिल्मी है तब सीन भी तो फिल्मी ही होगा। यहां कांग्रेस के दो नेताओं के बीच कपड़े फाड़ने की कंपटीशन चल रहा है, और अभी तो ये फिल्म का ट्रेलर है। वो खुद के तो फाड़ेंगे, आपके भी फाड़ेंगे। कमलनाथ आने वाले नहीं है, मगर भगवान न करे कमलनाथ आ गया तो लाडली बहना भी बंद हो जाएगी और किसानों को 12,000 रुपया मिलना भी बंद हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी 4C फॉर्मूला पर चलती है। C फॉर करप्शन, C फॉर कमीशन, C फॉर कम्युनल दंगे और C फॉर क्रिमिनलों की पॉलिटिक्स। बहनों भाइयों, भारत का मस्तक सारी दुनिया में ऊंचा उठ रहा है। पता नहीं आपको मालूम है कि नहीं मालूम है। दुनिया के दूसरे देशों में पहले हम लोग जाते थे जब कांग्रेस की सरकार यहां थी, तब की बात कर रहा हूं। लोग कहते थे भारत कमजोर देश है, भारत गरीब देश है। दुनिया के मंचों पर पहले हम लोग कुछ बोलते थे तो दुनिया हम लोगों की बातों को बहुत गंभीरतापूर्वक नहीं सुनती। आज यदि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता है तो दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है, यह भारत की हैसियत है। बीजेपी की तरफ से मोदी, शाह और राजनाथ ने मोर्चा संभाला, तो कांग्रेस की तरफ से उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बालाघाट के कटंगी में पार्टी के पक्ष में माहौल बनाते दिखे। इस दौरान खड़गे ने भी बीजेपी पर जमकर वार किए। उन्होंने चैलेंज करते हुए कहा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ने वाली कांग्रेस के लिए मोदी क्या है, अंग्रेजों को हमने भगा दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि हमारे कार्यकर्ताओं में डर पैदा किया जा रहा है। ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं। कार्यकर्ताओं पर एक डर पैदा करने के लिए उन्होंने वहां ईडी रेड, इनकम टैक्स रेड और सीबीआई रेड ये करते हुए आपने देखा होगा, पढ़ा होगा। ये सोच उनकी गलत है। अब तो कांग्रेस किसी हालत में मध्य प्रदेश में जीतने वाली है, चाहे कितने मोदी जी आन दो,
कितने शान दो, कितने लोग झूठ बोलने दो, कितने लोग तुमको आश्वासन बीजेपी के लोग देने दो, कुछ होने वाला नहीं है। चुनाव प्रचार की तो अभी शुरुआत है। आने वाले 2 हफ्तों में दिग्गजों के दौरे और तेज हो जाएंगे। इस दौरान दोनों दल की तरफ से आरोपों के बाणों की बौछार होगी। पूरी कोशिश होगी कि कैसे भी करके जनता को लुभाया जाए। यानी मतदान से पहले मध्य प्रदेश का सियासी माहौल गरमाने जा रहा है। हालांकि जनता पर इन दिग्गजों के दौरे का क्या असर पड़ेगा और जनता किसको सत्ता के सिंहासन पर बैठाएगी, ये 3 दिसंबर को तय हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनाजी टीवी। तो दिग्गजों के दंगल के इस बयानों के मायने क्या समझेंगे धर्मेंद्र शर्मा, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, डॉक्टर प्रेम व्यास, बीजेपी प्रवक्ता, और वरिष्ठ पत्रकार सूर्यकांत चतुर्वेदी। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले व्यास जी, आप ही के पास। खड़गे जी तो साफ साफ कह रहे हैं, और जब आपके पास विकास है, सब कुछ है, तो फिर आप ईडी आईटी लेकर क्यों घूम रहे हैं? क्यों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को डराने का काम कर रहे हैं? किस बात का डर है बीजेपी को? देखिए, डर तो उसको हो जिसने चोरी करी। भारतीय जनता पार्टी को किस चीज का डर? और खड़गे जी शायद ये भूल रहे हैं कि पिछले कुछ वर्षों में जो ईडी द्वारा कार्रवाई की गई है, उसमें 10 लाख करोड़ से ज्यादा का काला धन अर्जित हुआ है। तो ईडी अपना कार्य कर रही है, संवैधानिक संस्थाएं अपना कार्य कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी अपना कार्य कर रही है। अब दिग्विजय सिंह साहब अगर बोलते हैं कि भैया ईडी के कार्यालय खुलने वाले हैं, उनको पहले से स्वप्न आ जाता और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पकड़ने वाले, तो ये तो दिग्विजय सिंह साहब जाने कि उनको पूर्व से स्वप्न में कैसे मालूम पड़ जाता है कि ईडी के कार्यालय मध्य प्रदेश में खुलने वाले हैं। या तो ये तय है कि उनके लोगों ने भ्रष्टाचार करा है, इसलिए वह डर रहे हैं, और जिसको डर नहीं है उसको ईडी का, जिसने भ्रष्टाचार नहीं करा है उसको काय का डर? निश्चित रूप से हम तो विकास को इंगित करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जी की जो छवि है वो एक वैश्विक नेता के रूप में पहचाने जाते हैं, और सकारात्मक सोच के साथ में मध्य प्रदेश में इसके पूर्व में जब भी आए हैं तो वे कुछ न कुछ सौगातें मध्य प्रदेश के लिए लाए हैं। आप देखिए ना, पिछले कुछ समय में 1.5 लाख करोड़ से अधिक के विकास कार्य केंद्र द्वारा मध्य प्रदेश में किए। इसलिए हम लोग कहते हैं कि डबल इंजन की जो हमारी सरकार है वो विकास की रफ्तार पकड़ रही है। और आप देखिए, 1.25 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए हैं। और उसके बाद ये जो भ्रष्टाचार की बात करते हैं, इनके प्रधानमंत्री पटल पर खड़े होकर उनको कहना पड़ता है इनकी प्रदेश सरकारों के लिए कि मैं 1 रुपए भेजता हूं तो 10 रुपए पहुंचते, मतलब 90 पैसे इन्हीं के लोग बीच में हजम कर जाते हैं। वहीं प्रधानमंत्री जी आते से जनधन खाते खोलते हैं। दूसरा, किसान सम्मान निधि, वो भी डिजिटलाइजेशन। हम लोग डिजिटलाइजेशन भी इसलिए जोर दे रहे हैं ताकि ये जो 90 पैसे वाला गणित का बीच का खत्म हो जाए। और कांग्रेस की जो पीड़ा है वो इसी को लेके है कि 90 पैसे जो बीच में आता था वो खत्म कैसे हो रहा है। और दूसरी बात है कि हमारे तो नेता जितने भी आ रहे हैं वे विकास को माध्यम बनाते हुए पूर्व में जो प्रदेश सरकार ने कार्य करा है उसी का बखान करेंगे। आज तो कोई नया विकास हो नहीं पाएगा। जो चलिए जवाब ले लेता हूँ धर्मेंद्र जी से। धर्मेंद्र जी, आप किस बात के? वो कह रहे हैं भ्रष्ट हो इसलिए डरो, और प्रधानमंत्री कह रहे हैं आपके नेताओं में कपड़े फाड़ने की होड़ मची हुई है। पहले वो अपने फाड़ रहे हैं और आ गए तो आपके फाड़ेंगे। नेता आपके फिल्मी है, डायलॉग भी फिल्मी है। जी मनोज जी, आप बताइए, गुजरात में नरेंद्र मोदी जी के करीबी भरत भाई शाह 700 करोड़ रुपए के साथ पकड़े जाते हैं नोटबंदी के दौरान। ईडी सीबीआई ने उनके यहाँ कोई कार्रवाई की? भाजपा के मंत्री विधायक पटवारी कांड में लिप्त हैं। एक भाजपा के विधायक के कॉलेज से 10 लोग टॉप करते हैं और उनमें से आधे से ज्यादा लोग इंग्लिश भी ढंग से नहीं लिख पाते। अब तो उसकी टिकट काट दी बीजेपी ने। जी सुनिए, तो ईडी सीबीआई इनकम टैक्स को वो दिखाई दिए। व्यापम कांड में इतने सारे हमारे प्रदेश के होनहार छात्रों ने आत्महत्या कर ली, कई सारे लोगों की जान चली गई। क्या ईडी सीबीआई इनकम टैक्स ने इसका संज्ञान लिया? और नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री पिछले 10 साल से हैं और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 18 से 19 साल से हैं। पहले मोदी जी बताएं 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा उन्होंने किया, उस पर बात क्यों नहीं करते? काला धन विदेशों से लाने की बात उन्होंने कही, 15 लाख गरीब के खाते में आएंगे, उस पर बात क्यों नहीं करते?
बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार उस पर बात क्यों नहीं करते? आज महंगाई से गरीब जनता परेशान है। शिवराज सिंह चौहान 18 सालों से इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। क्या कारण है शिवराज सिंह चौहान के राज्य में मध्य प्रदेश महिला अत्याचार में नंबर 1 हो गया? आज अवैध बालिकाओं के साथ दुराचार में मध्य प्रदेश नंबर 1 है। मध्य प्रदेश में युवा बेरोजगार सड़कों पर भटक रहा है। इन मुद्दों पर इनके बड़े नेता चर्चा क्यों नहीं करते? और सबसे बड़ी बात मनोज जी, कि 18 साल के इनके मुख्यमंत्री ने अगर विकास किया है शिवराज सिंह चौहान ने, तो इनके बड़े नेता शिवराज सिंह चौहान का मुख्यमंत्री के नाम से संबोधन क्यों नहीं करते? क्यों नहीं बताते कि आपका 2023 में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है? इसका मतलब ये है कि शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश का विकास नहीं किया। चलिए जवाब ले लेते हैं ना प्रेम जी, जब आपने 18 साल में विकास किया है तो मुख्यमंत्री का चेहरा क्यों नहीं घोषित कर रहे हो आप? देखिए, कांग्रेस के साथ जो पीड़ा है वो इनकी आंतरिक पीड़ा है, जिसको ये सार्वजनिक रूप से तो उत्पीड़ित कर नहीं सकते। इसीलिए शब्दों के और प्रश्नों के अभी तो सार्वजनिक मंच पे कह रहे हैं वो। शिवराज सिंह जी 18 वर्षों से नेता है हमारे, और निर्विवाद रूप से वे तो अभी भी फील्ड पे काम कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता, जैसे ईडी का एक इनको स्वप्न आता है, वैसे शिवराज जी का स्वप्न इनको क्यों बार बार आता है? उसका कारण है विकास। आप 2003 के पहले बंटारार थे, 15 महीने में जब ये सत्ता में आए थे तो जितनी इन्होंने बातें करी घोटाले और भ्रष्टाचार की, मैं दावे के साथ कहता हूं, क्या कोई भी एक फाइल के लिए इन्होंने ईडी को शिकायत करी? क्या न्यायालय में कोई मुकदमा दर्ज करा? या कहीं भी शिकायत दर्ज करी हो तो आप बताइए ना। ये सिर्फ चुनाव के पूर्व में एक्टिव होते हैं, चुनाव के पूर्व में भ्रष्टाचार की बात करते हैं। जो 15 महीने का इनका भ्रष्टाचार था वो तो स्वयं घोषित था। मोबाइल जो इन्होंने 15 महीने में मोबाइल का जो सौदा करा था विजय लक्ष्मी साधो ने, वो सरकार गिरने के 15 मिनट पूर्व में मुझे लगता है एक-एक बोलेंगे तो जनता को अच्छे सुनाई देगा, दर्शकों को भी। जी, ओएसडी के यहाँ जो छापा पड़ा था वो तो सर्वविदित सबके सामने पड़ा था। जो टैक्स चोरी में 431 करोड़ रुपए पकड़ाए थे 15 ही महीने में, वो तो सर्वविदित सबके सामने। लेकिन वही तो सवाल वो कर रहे हैं कि आप छापे तो मार लेते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है पता नहीं चल पाता है ना, कि कार्रवाई कहाँ पहुंची, ठंडे बस्ते में चलती रहती। जिनको आपको भेजना होता है जेल वो चले जाते हैं, और जो आपके संग आ जाते हैं वो कहते हैं कि आपकी वॉशिंग मशीन इतनी अच्छी कि उसको धो के आप अपने साथ शामिल कर लेते हैं। ये कांग्रेस आरोप लगाती है, विपक्ष भी आरोप लगाता है। देखिए, अब कांग्रेस के पास मैंने बताया ना, कोई मुद्दा आप बताइए, शिक्षा से संबंधित के रोजगार से संबंधित बात करते हैं। आज मध्य प्रदेश में सबसे व्यापम का जिक्र कर रहे हैं ना, वो तो शिक्षित युवाओं के भविष्य से जुड़ा मामला है। व्यापम में तो विसल ब्लोअर खुद शिवराज सिंह जी चौहान थे, जिन्होंने पूरा मामला खोला था, और उसकी सीबीआई जांच चल रही। कांग्रेस ही तो मांग कर रही थी बार बार। आज इनको सीबीआई पे भी भरोसा नहीं है। 2003 से 2012 के मध्य में कांग्रेस सत्ता में थी केंद्र में, तब भी सीबीआई पे भरोसा नहीं था क्या इनको? तब भी इन्होंने जांचें नहीं करवाई, या जब जो जांच चल रही थी उससे ये संतुष्ट नहीं थे। रात को 2 मैं थोड़ा सा तकनीकी सुधार दूं, क्योंकि जो सीबीआई जांच होती है ना, वो जब राज्य सरकार अनुशंसा करती है उसके बाद होती, केंद्र अपने स्तर पर नहीं कर सकता है। लेकिन सूर्यकांत जी, हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े नेता आए हुए हैं, लेकिन जो क्षेत्र के मुद्दों की बात है, क्योंकि अगर मोदी कह रहे हैं वो कांग्रेस के नेताओं की कले की बात कर रहे हैं कि ये कपड़े फाड़ देंगे, अमित शाह कह रहे हैं कि वैसे तो कमलनाथ आएंगे और अगर आ गए तो लाडली बहना स्कीम बंद हो जाएगी, राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पे हमारी प्रतिष्ठा बढ़ी है, और खड़गे साहब कह रहे हैं कि ईडी आईटी से कार्यकर्ताओं को दबा रहे हैं। उसमें मध्य प्रदेश की आवाज़ कहाँ सुनाई दे रही है अभी? हो सकता है धीरे धीरे अब चुनाव बढ़ेगा, अभी 10-11 दिन और बचे हैं, तब ये शायद जोर पकड़े मामले। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ तो दिक्कत यह है कि भारतीय जनता पार्टी जानती है कि मध्य प्रदेश में सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, तो उस एंटी इनकम्बेंसी को समाप्त करने के लिए या कम करने के लिए अन्य तमाम मुद्दे उठाए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार भी जानते हैं, बड़े नेता भी जानते हैं, इसलिए वो अपने पिच पर विपक्ष को खिलाना भी जानते हैं, और वो उसी तरीकों को अपना रहे हैं। अब जहां तक कांग्रेस की बात है, तो कांग्रेस के साथ मजबूरी यह है कि कांग्रेस के पास भारतीय जनता पार्टी की तुलना में चेहरों की कमी है, और उन चेहरों की कमी की वजह से जब इनके पार्टी के अध्यक्ष खड़गे साहब यहाँ आते हैं, वो चूंकि एक तो दक्षिणवासी हैं, उन्हें हिंदी उतनी अच्छी आती नहीं है, तो वो अपनी बात उतने प्रभावी ढंग से रख नहीं पाते हैं। एक तो अहम बात यह है। दूसरा, आपने आज देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो तीनों बड़े नेता आए हैं, उसमें आप अंचलवाई आप देखें तो ग्वालियर चंबल अंचल पर विशेष फोकस किया गया है, क्योंकि अमित शाह जी भी उसी अंचल में हैं और राजनाथ सिंह जी भी उसी अंचल में हैं। और दोनों नेता, राजनाथ सिंह जिस जातिगत समीकरण के हिसाब से फिट बैठते हैं, उन्हें उस जातिगत समीकरण के हिसाब से उस इलाके में भेजा गया है, और अमित शाह जी को इसलिए भेजा गया, दूसरे इलाके में भेजा गया है कि कहीं ना कहीं वो
ग्वालियर चंबल अंचल भारतीय जनता पार्टी के लिए इस समय बेहद कमजोर अंचल माना जा रहा है और यही वजह है कि भाजपा का उस पर फोकस बना हुआ है। और चूंकि अगर आप देखें तो मालवा निवाड़ में स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे, तो नरेंद्र मोदी जी ने भी उस अंचल को इसलिए चुना है क्योंकि वहां पर आपने देखा होगा कि पिछली बार पिछले चुनाव में कहीं ना कहीं कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को एक अच्छी टक्कर दी थी और उस टक्कर की वजह से इस बार भाजपा ने वहां पर भी फोकस करना शुरू किया है और वहां पर जैस जैसे आदिवासी दल का भी प्रभाव, जिसका फायदा पिछली बार कांग्रेस को मिला था। तो एक चुनावी रणनीति के हिसाब से, एक राजनीतिक दल के हिसाब से निश्चित रूप से अच्छी बात है और करना भी चाहिए हर दल को। लेकिन मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि जो रेवड़ी संस्कृति है इसका विरोध तो होना ही चाहिए। मैं अमित शाह जी की इस बात से कतई सहमत नहीं हूँ कि कांग्रेस की सरकार आएगी और वो बंद कर देगी योजनाएं। अब जो रेवड़ी संस्कृति की, क्योंकि आज कमलनाथ ने कह भी दिया है कि अब तो उन्होंने ये कह दिया कि सरकार आई तो 1 जनवरी को महिलाओं के खाते में, लाडली बहनों के खाते में 1500 मिलेगा और 500 रुपये सिलेंडर मिलेगा। लेकिन प्रेम भाई, एक और बात है कि ग्वालियर चंबल में जो कई तमाम सारे सर्वे भी आ रहे हैं और जिस प्रकार के आपके नेताओं के पसीने छूटे हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या सिंधिया आपके लिए एसेट की जगह लाइबिलिटी बन गए और उनकी पूरी टीम? देखिए, ये तो जब चुनाव के परिणाम आएंगे तब ये सब पूरी जो पिक्चर है वो साफ हो जाएगी कि ग्वालियर चंबल अब किसके साथ है। निश्चित रूप से पिछले कई वर्षों में ग्वालियर चंबल में बहुत सारे काम किए गए। आप देखिए ना कि पूर्व का अगर चंबल का इतिहास देखेंगे तो वहाँ सिर्फ डकैत गूंजा करते, आज वहाँ विकास की गाथाएं लिखी जा रही। कुछ लेकिन फिर भी अमित शाह वहाँ पे विकास की बात नहीं कर रहे हैं ना, वो ये कह रहे हैं कि स्कीम बंद हो जाएगी, इसकी बात कर रहे हैं। देखिए, वो तो पूर्व में इन्होंने जो तात्कालिक लाभ के तहत जो वादे करे थे, आप बताइए ना, 10 दिन पहले चुनाव परिणाम होते थे, सिर्फ एक ही कारण था कि हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे और उस तात्कालिक लाभ के चलते निश्चित रूप से कुछ सीटों पे कांग्रेस का प्रभाव आया था। 900 वचन किए थे, उसमें से 9 वादे भी पूरे नहीं किए। लेकिन उसके बाद नगरीय निकाय में आपको 55 साल बाद ग्वालियर महापौर हारना पड़ा, मुरैना में आपकी हार हुई, ये भी तो स्वीकार करेंगे। निश्चित रूप से कहीं जगह जनादेश हमारे बहुत ज्यादा फेवर में होता है, कहीं जगह पर जनता अपना मानस कहीं और किसी दल के लिए बना लेती, तो ये चुनाव में चलता रहता है। आप देखिए ना, गुजरात, गोवा, पंजाब, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, सब जगह से कांग्रेस साफ है। जहां पर आजादी के बाद से 60-60 वर्षों तक इन्होंने राज करा है, 400 से 40 पर आ गए, तो निश्चित रूप से जनादेश। लेकिन इस बार पूर्ण रूप से मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, पूरा जनादेश भारतीय जनता पार्टी के साथ, चूंकि हमने हर वर्ग के लिए कार्य करा है, हर वर्ग के लिए धरातल पर उतरकर माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने जितनी योजनाएं चलाई थी उनको हर कार्यकर्ता, हर व्यक्ति तक ले गया, चाहे वो गरीब हो, शोषित हो, वंचित हो। और दूसरी तरफ कांग्रेस की जो आपसी कलह है, इनके अंदर एंटी इनकम्बेंसी जो, उसका फायदा निश्चित रूप से सभी को मिलेगा। आप देखिए ना कि जब कोई इनके मुरली मोरवाल जाके पेट्रोल लगा के कार्यकर्ता जाके पेट्रोल डाल लेते तो अगले दिन उनका टिकट हो जाता है। जब रघुवंशी जी जाके वहां पर बात करते हैं, गाली गलौज की बात होती है, आपके भी नागेंद्र सिंह गुड़ जो आप कहते हैं 75 फार्मूले में आप बाबूलाल गौर को घर बिठा देते हैं, सरताज सिंह को, 86 साल के लोगों को आपको टिकट देना पड़ रहा है, वो भी ऐसे लोगों को जिन्होंने लिख कर दिया था कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। खैर उस पर क्योंकि बहस का मुद्दा बदल जाएगा, तो धर्मेंद्र जी आपसे जवाब ले लेता हूँ जो प्रेम व्यास जी कह रहे हैं। और दूसरा, वो जो 4C की व्याख्या करके गए हैं अमित शाह, करप्शन, कमीशन, कम्युनल, क्रिमिनल। तो मनोज जी, अमित शाह जी को जवाब देना चाहिए कि आप ग्वालियर चंबल की धरती पर आए तो आपने इधर उधर की तमाम बातें की, आपने दतिया की उन 2 दलित बहनों के बारे में बात क्यों नहीं की जिनके साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ और उनके परिजनों के बाद ऊपर अत्याचार किया, उसके बाद और उन परिजनों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ी, उनको न्याय नहीं मिला। आप ग्वालियर चंबल आए तो आपने ग्वालियर चंबल में 18 साल की शिवराज की सरकार ने, 10 साल की नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक भी औद्योगिक इकाई नहीं लगाई। इस पर चर्चा क्यों नहीं करी, इस पर जवाब क्यों नहीं दिया? और आप नेतृत्व की बात कर रहे थे दुबे जी, नेतृत्व की कमी भाजपा में है। हम तो और हमारे तो पूरी भाजपा को चला रहे हैं। आप बताइए, शिवराज सिंह चौहान से लेकर BD शर्मा से लेकर नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कैलाश विजयवर्गीय, सबके सब फेल्यूर नजर आ रहे हैं क्योंकि सबके सब आपसी गुटबाजी में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को नीचे दिखाने में लगे हुए। यही कारण है कि अमित शाह को ग्वालियर में आकर बैठक करनी पड़ती है और अपने ही कार्यकर्ताओं को बोलते हैं कि भैया नाराज फूफाओं को बनाओ। अरे आप अपने कार्यकर्ताओं को नाराज, तो नाराजों की फहरिस्त तो आपके भी कम छोटी नहीं है धर्मेंद्र भाई। मनोज जी, मैं आपसे जिम्मेदारी से कह रहा हूं, हमारे यहाँ ग्वालियर चंबल संभाग में केवल एक सीट पर कांग्रेस पार्टी का बागी चुनाव लड़ रहा है
जिसको हमने अपनी पार्टी से भी निष्कासित कर दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की 75 सीटों पर पूरे प्रदेश में सिर फटौगल है और इनके बागी इनके सामने खड़े हुए हैं। दूसरा, क्या कारण है? इनका एक भी नेता आज प्रदेश की जनता को 18 साल के कुशासन का हिसाब नहीं दे रहा। 50% की कमीशन खोरी जिस कदम से इन्होंने की इस प्रदेश में, उसका जवाब नहीं दे रहा। उसका कारण है कि इनको पता लग गया कि कांग्रेस पार्टी की मध्य प्रदेश में आंधी चल रही है और कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। क्योंकि मध्य प्रदेश तो प्रेम भाई, आंधी चल रही है कांग्रेस की, वो कह रहे हैं। और दूसरा कि जो आपके यहाँ बगावत है, तो पहले तो आपको अंदर के लोगों से लड़ना है, फिर कांग्रेस से लड़ो। देखिए, मुझे समझ ही नहीं आता कि इनके अंतर कलम और बगावत। आप देखिए, अभी कांग्रेस कैंडिडेट्स के कई सारे वीडियोस प्रचलित हो रहे हैं जिसमें वो ये कहते पाए जा रहे हैं कि हम पार्टी, आप हमारी पार्टी को मत देखिए, आप तो कैंडिडेट्स को देखिए। कमलनाथ जी की जो प्रचार सामग्री है, उस सामग्री में बड़े नेता नदारत है, प्रदेश के दूसरे नेता भी नदारत है, जिनको खुद पर विश्वास नहीं, उन पर जनता कैसे विश्वास करेगी। वही भारतीय जनता पार्टी का सभी कार्यकर्ता अगर कुछ असंतोष के साथ में कार्य करता है तो उनसे भी हमारा केंद्रीय नेतृत्व सतत बात करता है। हमारे यहाँ एक भी कार्यकर्ता बताइए जिसने पेट्रोल छिड़क दिया हो, एक भी कार्यकर्ता बताइए जिसने कपड़े फाड़े हो, एक भी कार्यकर्ता बताइए जिसने गालियां बकी हो। तो ये सब चीजें निश्चित रूप से कांग्रेस में विद्यमान है। कांग्रेस अपने अंदर की एंटी इनकम्बेंसी से लड़ नहीं पा रही है। आप 2 महीने पहले की बात देखेंगे तो राहुल जी ने घोषणा करी थी कि सर्वदलीय हमारे जो घमंडिया दल है वो एक रैली निकालने वाला है। तो घमंडिया दल की रैली आज तक नहीं हुई। 4 महीने पहले मुझे लग रहा है एक एक करके बोलेंगे तो दर्शकों को सुनाई देगा जी। जैसे घमंडिया दल की एक रैली घोषित करी थी 2 महीने पहले, वो रैली आज तक नहीं हुई। उसके बाद में तो आप उसकी चिंता क्यों करो? वो तो आपके लिए फायदेमंद ही होगा ना। निश्चित रूप से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, एंटी इनकम्बेंसी कांग्रेस के अंदर विद्यमान है। कांग्रेस के स्वयं के कार्यकर्ता आज कांग्रेस पर भरोसा नहीं रख रहे टिकट लेने के बाद में। इसीलिए तो मैंने कहा, आप बोले कि तो मैं वीडियो भी भेज दूंगा आपको, जिसमें वे ये कहते पाए जा रहे हैं कि पार्टी को मत देखिए, हमको देखिए। और वही कमलनाथ, तो फिर ऐसे वीडियो कैलाश विजयवर्गीय के भी हमने देखे कि मैं तो चुनाव नहीं लड़ना चाह रहा था। धर्मेंद्र जी, एक छोटा सा जवाब कि अंतर कले आपकी पार्टी के अंदर भी है। क्या है मनोज जी, अब इनको नजर का दोष है तो मैं क्या कर सकता हूँ। बीडी शर्मा के सामने बीडी शर्मा मुर्दाबाद के नारे लगते हैं, इनके प्रदेश के प्रभारी केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के सामने महाजन की गालियां इनके कार्यकर्ता देते हैं और उसके बाद इनके गनर बंदूक तक निकाल लेते हैं। अभी आप ग्वालियर का ही किस्सा देख लीजिए, इनकी जन आशीर्वाद यात्रा निकली, रथ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया सवार हो गए तो नरेंद्र सिंह तोमर नहीं गए। नरेंद्र सिंह तोमर मंच पर बैठे रहे, प्रधानमंत्री के सामने ज्योतिरादित्य सिंधिया फर्राटेदार भाषण दे रहे, लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर का एक भी बार जिक्र नहीं किया। मंच पर नरेंद्र सिंह तोमर पहुंचते हैं तो नरेंद्र सिंह तोमर के समर्थक और मूल भाजपाई वेद प्रकाश शर्मा जी को सिंधिया गुट के एक मंत्री तुलसी सिलावट द्वारा बेइज्जत कर दिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सूर्यकांत जी, चूंकि अब चुनाव नजदीक है तो दिवाली की आतिशबाजी देखने के पहले जुबानी आतिशबाजी और तेज होती जाएगी? बहुत छोटा सा जवाब। निश्चित रूप से की दीपावली की आतिशबाजी पहले चुनावी जुबानी आतिशबाजी को शुरू हो ही चुकी है। आपने देखा हुआ किस तरह के नेताओं के, बड़े बड़े नेताओं के बयान आ रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस के हो चाहे भारतीय जनता पार्टी के हो। और आप देखिए जैसे जैसे मतदान की तिथि नजदीक आएगी वैसे बयान और तेज होंगे। और बयान मुझे लगता है कि कई तरह की नई परिभाषाएं बयानों के रूप में हमें और आपको दर्शकों को सुनने और देखने को मिलेगी। निश्चित मानकर चलिए मनोज जी की, और तीखे बयान भी होना है, तो कटाक्ष भी होना है, और तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चलने वाला है। बिल्कुल। तो अब बिल्कुल, चूंकि वक्त भी कम है और वक्त हमारे पास भी कम है, चर्चा को विराम देना होगा। बहुत धन्यवाद प्रेम जी, धर्मेंद्र जी, सूर्यकांत जी। तो निश्चित तौर पर चुनावी नज़दीक आ गए हैं, जुबानी जमा खर्च भी तेज होता जाएगा, लेकिन जो मूल बात है कि जो बड़े बड़े नेता तमाम सारी वादे कर रहे हैं, नई नई उपमाएँ दे रहे हैं, नई नई परिभाषाएं गढ़ रहे हैं, नए नए आरोप प्रत्यारोप निकाल रहे हैं, उनके तर्कस में कई सारे तीर हैं। लेकिन चिंता इस बात की है कि बड़े नेताओं के जो भाषण हो रहे हैं, उनकी जो भाषणों में जो स्थानीय मुद्दे हैं उसका अभाव है, चाहे वो बीजेपी की बात कर लें चाहे कांग्रेस की। तो उम्मीद की जाना चाहिए जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा तो स्थानीय मुद्दों की भी बात होगी, स्थानीय लोगों के हितों की भी बात होगी। मुद्दा तो है मैं आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।